Good afternoon, friends. This is Dr. Tabassum Faruqi, and welcome to another episode of Classical Homeopathy for the classmates. Those who are watching us for the first time, I would request them to go and see the previous videos as well for better understanding and connectivity. So today I want to discuss a case of metrorrhagia, and she also had other complaint as well. So to start with, इट इज़ अ केस ऑफ 37-year-old फीमेल जो पिछले 3 या 4 महीने से ये प्रॉब्लम से सफ़र करे। प्रॉब्लम और पहले से थी, अभी ये चीज़ें ज़्यादा एग्रवेट हो गई हैं। तो जब भी कभी आप इस तरह के केस जब आपके पास आते हैं तो आपको कहाँ कहाँ केयरफुल रहना पड़ता है, मैं वो कुछ पॉइंट्स जो है वो बस हाईलाइट करना चाहूँगी। तो ये केस है एक 37-year-old फीमेल का। ऑनसेट जो है वो बहुत क्लियर नहीं था, फिर भी अराउंड 3 to 4 मंथ से वो डेफिनेटली सफ़र कर रही थी। प्रॉब्लम्स जो है वो 3-4 महीने से बढ़ी हुई थी एंड हर कंप्लेंट वाज रिकरेंट ब्लीडिंग एवरी वीक। She used to get her monthlies, और जब उसको मेंसेस नहीं रहते थे तो इन बिटवीन ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम उनको रहती थी विथ लॉट ऑफ इचिंग एंड वीकनेस, बैक एक। जब भी आप ल्यूकोरिया का कोई भी केस देखते हैं तो वो बैक एक, पेन इन लेग्स एंड ड्रॉइंग पेन, ये सब जो सिम्टम्स है ये कॉमन सिम्टम्स रहते हैं जो आउट ऑफ वीकनेस अराइज होते हैं। तो ये कॉन्कोमिटेंस अगर आपको मिल रहे हैं तो ये आपको एक्सटेंट ऑफ डिसीज बता रहा है कि वो बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ से सफ़र कर रही थी। अब वीकनेस इतनी बढ़ गई कि उसको बैक एक और वो ड्रॉइंग पेन्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं। मेरे हिसाब से ये कॉन्कोमिटेंट इतना स्ट्राइकिंग नहीं है, बट ये आपको एक इंसाइट देता है कि प्रॉब्लम जो है वो कहाँ तक बढ़ चुकी है। और वीकनेस की वजह से उनको चक्कर वगैरह भी ओकेशनली रहते थे, जीआई इशू भी थे थोड़े थोड़े, हेडेक्स ऑन एंड ऑफ रहता था। हेडेक का सीधा कोरिलेशन जो है वो बिफोर और आफ्टर मेंसेस ये क्लियर नहीं हो पाया। और जब भी आप कोई भी पीएमएस या डीयूबी वाला कोई भी केस आप देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप ट्रेस करें कि उसका ट्रू एलएमपी क्या है। ये ट्रेस होना बहुत मुश्किल होता है। मैक्सिमम टाइम्स जो है अगर आपको हर वीकली आपको ये मिल रहा है तो पेशेंट नहीं बता पाता कि उसका ट्रू एलएमपी क्या है। इन दैट केस आपको पिछले 3-4 महीने एटलीस्ट पिछले 2 महीने का जो रिकॉर्ड होता है, जितना पेशेंट को याद है वो बहुत केयरफुली लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वाज द लास्ट टाइम लाइक यू गॉट योर मंथलीज, तो वो डेट आप मेंशन करें, उसके पहले अप्रॉक्सीमेटली कब, उसके पहले अप्रॉक्सीमेटली कब। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके फॉलोअप में बहुत हेल्प करेंगी। यूजली आप 20 डेज या 3 वीक्स या 4 वीक्स की मेडिसिन देते हैं तो आपको सबसे पहले जो क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीडिंग है ये कम होनी चाहिए, और जनरल उसकी वीकनेस जो है ये जानी चाहिए, क्योंकि उसको ब्लीडिंग इश्यूज वगैरह है तो वीकनेस, वर्टिगो, एनीमिया के जितने भी जनरल सिम्टम्स रहते हैं वो प्रेजेंट थे, प्लस थोड़ी इन्फेक्शन के भी सिम्टम थे। इन दैट केस अगर आप सीबीसी वगैरह कराए और फिर पेशेंट को ट्रीट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इट विल गिव यू एन इनसाइट कि आप जब ट्रीट कर रहे हैं तो हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, और दूसरा टीएलसी एंड डीएलसी इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो उसका लेवल क्या है। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन के साथ अगर आप श्योरिटी से मतलब स्टार्ट करेंगे तो ये आपके फॉलोअप में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये बेसिक जो
इंफॉर्मेशन थी पेशेंट के बारे में. एंड नाउ कमिंग बैक टू अ केस. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स, मेंटली शी वॉज वेरी लाइक एंशियस. अब ये एंशियस, ये एंजाइटी वगैरह जो है ये पूछने की चीज़ नहीं होती. जब भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो आप ये चीज़ें जो है ऑब्जर्वेशन वाइज ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि किस टेंशन, किस एक्टिविटी, किस स्ट्रेंथ के साथ वो अपने सिम्टम्स वगैरह प्रेजेंट कर रहा है, ये ज़रूरी होता है. तो प्रेजेंटेशन में एंजाइटी वगैरह थी. सबसे पहली चीज़ कि आप इतने लंबे समय से मतलब आपको प्रॉब्लम है, आपने पहले किसको दिखाया. एक सिंपल सा क्वेश्चन आप पूछते हैं. देन यू गेट टू नो कि उसने इन्वेस्टिगेशंस भी काफ़ी करा है, उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया भी है, पर उसकी जो कंप्लेन है थोड़ी बेटर हो जाती, पर वो जाती नहीं है, वो चीज़ें वैसी रहती ही है. आपको पता चलेगा कि वो अलग अलग जो है पैथीज भी ट्राई कर चुकी है और फिर वो आपके पास आई है. तो दिस शोज कि डेफिनेटली वो अपनी हेल्थ के लिए एंशियस है. ओवरऑल भी जब पेशेंट अपना सिम्टम वगैरह नरेट कर रहा होता है, उसके जर्नल एक्सप्रेशन, उसके जेस्चर्स वगैरह, ये सब नोट करना, माइंड में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. शी जस्ट केम एंड सैट, और वहाँ पे और भी पेशेंट्स वगैरह थे. उसके बाद में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, और शी स्टार्टेड हर केस. यूजली जब आप किसी रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा हेजिटेशन होती है औरतों को ये सारी चीज़ें जो है बोलने में, बतलाने में. बट शी वॉज सो डेस्परेट एंड एंशियस अबाउट हर कंडीशन कि उसने इतना मतलब नोटिस नहीं किया कि आजू बाजू कौन है. एंड वो अपने सारे सिम्टम्स जो है नरेट करती रही. फिर नरेट करते करते वो अपने, आपको ये भी देखना है कि वो अकेले आए हैं या किसी के साथ आए हैं. तो उनकी फैमिली के 2 मेंबर्स उनके साथ थे. जो चीज़ बिल्कुल क्लियर थी वो थी उनकी एंजाइटी. उनके चेहरे, उनके जेस्चर्स से ही दिख रही थी. और बाकी जो उनका इंटेलेक्ट था, द वे आई वॉज टेकिंग द केस एंड शी वॉज गिविंग मी एवरी फाइनेस्ट डिटेल जो मुझे चाहिए रहती थी. ऐसी चीज़ें बहुत मतलब बहुत आपको फ्रीक्वेंटली नहीं मिलती. आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती है. बट दिस शोज कि शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एज वेल, इंटेलिजेंट एंड डेस्परेट. और दूसरी चीज़ें हमने बहुत कॉमन नोशन पेशेंट का, कॉमन कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर के लिए हमने आपके बारे में बहुत सुना है, बहुत लोगों ने बताया है, इसलिए हम आपके पास आए. प्लीज़ हमको जल्दी से ठीक कर दो. प्लीज़ हमको जल्दी से ठीक कर दो. ये सारी जो चीज़ें रहती है ये नोटिस करके संभाल के समझने वाली चीज़ें रहती हैं. तो ये सारी चीज़ें आपने देखी. और जब आप जो है कोई भी फीमेल कंप्लेन लेकर आए और कोई भी ऐसी DUB वाली प्रॉब्लम्स रहे, तो फटाक से हमारे माइंड में कुछ फीमेल्स रेमेडी 1 2 3 4 करके आती हैं. बट यहाँ पे उनकी एंजाइटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, माइल्डनेस वगैरह वो थी नहीं. तो ऐसे ही बहुत सारी रेमेडीज रूल आउट हो जाती हैं. उनको फीमेल प्रॉब्लम है, फिर भी उन्होंने बहुत सारे लोगों के सामने मतलब एकदम परवाह नहीं की कि कौन कौन बैठा. उन्होंने फ्रीक्वेंटली अपनी कंप्लेंट्स वगैरह बहुत प्रॉपरली बताई. और फिर जब हम उनका फिजिकल जर्नल्स वगैरह लेने बैठे, देन डिज़ायर, अवर्शन, तो इसकी भी काफ़ी डिटेल में उन्होंने ये चीज़ें बताई. एंड थर्मली शी वॉज हॉट. अगर विंटर सीजन में आपको कोई बताए नहीं हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और भरोसेमंद आपका थर्मल्स बन जाता है. क्योंकि जो सीज़न रहता है यूजली पेशेंट उस हिसाब से बोल देता है कि हमको ये बर्दाश्त नहीं होता. अगर विंटर्स में भी कोई बोले कि हमको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अबाउट थर्स्ट शी सेड, हाँ प्यास तो लगती है, तो थर्स्टी आप कंसिडर करें. एलिमिनेटरी फंक्शंस भी इस केस में जो थे ऑलमोस्ट नॉर्मल थे, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक इतना नहीं था. और जब आप सेंसिटिविटी वाले सेगमेंट में जाते हैं, शी वॉज सेंसिटिव टू
सन धूप में ज़्यादा उनको बैठना पसंद नहीं रहता, और नॉइज से शी सेड कि मतलब एक तो हम ऐसे ही परेशान रहते हैं, हमारी इतनी सारी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उस पर से जब बच्चे आजू बाजू वाले शोर शराबा करते हैं तो हमको बहुत इरिटेशन होती है। कई बार तो हम अपने बच्चों को ऐसे पीट देते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्यों मार दिया। यू नो दिस लेवल ऑफ इरिटेशन वॉज प्रेजेंट इन द पेशेंट अबाउट fears when I asked। तो शी सेड कि वैसे तो हम सब मैनेज कर लेते हैं, घर का पूरा काम कर लेते हैं, पर ये है कि अकेले घर में अगर कोई रहने बोल दे तो हम रह नहीं पाएंगे। ये चीज़ें बता रहा है कि थोड़ी मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, थोड़ी फियरफुल है। तो ये फिजिकल जर्नल से हमको थोड़ा पता चला। और एक्सप्रेसिव पेशेंट बहुत है। जब वो बात कर रही थी उनकी आंखें, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा क्लियर थे। एंशियस वो थी ही, शी वॉज टिमिड बाय नेचर, समवॉट रिस्पॉन्सिबल, बट शी सेड कि बहुत ज़्यादा जब कोई घर में अनएक्सपेक्टेड मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, फिर चीज़ें मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। वैसे तो घर के सारे XYZ काम हम मैनेज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत वैल्यूबल हो जाती है। अब यहाँ पे मैं कुछ ही, क्योंकि वो इतनी एक्सप्रेसिव और उनकी जो बताने का तरीका था, तो कुछ ही रेमेडीज मेरे ब्रेन में थी। अब उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि उनको वाइटिश डिस्चार्ज भी होता है। अब आप कंफर्म करने लगते हैं, आपके माइंड में जितनी भी कुछ भी ग्रुप्स वगैरह है, ग्रुप ऑफ रेमेडीज है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने बोलने के तरीके से ही रूल आउट कर दिया, दैट आई एम नॉट दिस, दैट आई एम नॉट दिस। बट अब आप उनके फिजिकल जर्नल एक एक उठा के आप डिटेल में पूछ रहे हैं और आप मैच कर रहे हैं, यू नो, रेट्रोस्पेक्टिवली जाके, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। फॉर एग्जांपल उनका जो वाइटिश डिस्चार्ज था, ल्यूकोरिया था, वो स्ट्रिंगी था, नॉन ऑफेंसिव था, पर वो इचिंग वगैरह रहती थी, स्लाइट इरिटेशन वगैरह रहती थी। तो अब आप थोड़े ज़्यादा और श्योर हो गए अपनी रेमेडी के लिए। व्हाट आई गेव हर वाज काली सल्फ 30 सिंगल डोज and acid। अब आपने रेमेडी दे दी, इसके साथ में हमेशा डाइट के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। एक तो शी वॉज ब्लीडर, तो अच्छी खासी एनीमिक भी थी, तो आपको उनकी डाइट का जो इंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत प्रॉपरली देना है कि आपको लिटरली पेशेंट को बैठ के आप समझाएं कि आपकी फूड हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए सो दैट आपकी जो जनरल वीकनेस है वो सारी कवर हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन। नाउ फॉलो अप। जब वो पहले फॉलो अप में आई तो जो उन्होंने अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि इसके पहले हमने इस फला डेट को, यू नो, आई हैड माई साइकिल, फिर इस डेट को, इस डेट को, इस डेट को। अब क्योंकि जब आप 1 महीने बाद पेशेंट को बुलाते हैं तो आपको एसेस करने के लिए 4 हफ्ते हैं। आप पहले उसको हर हफ्ते रफली, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले अगर हफ्ते में 2 दिन तक उसको ये प्रॉब्लम रहती है या 3 दिन तक, तो ये ड्यूरेशन कम होनी चाहिए। और उसको हर हफ्ते हो रही है तो कम से कम अभी 1 हफ्ता स्किप हो जाता है, अभी हमको 15 दिन में होती है, दैट मीन्स महीने में 2 बार हो रही है। दिस सेज कि योर प्रिस्क्रिप्शन इज राइट, आपका पर्टिकुलर्स तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब अबाउट हर जनरल सिम्टम, अब वो प्रेजेंट कैसे कर रही है। नेक्स्ट टाइम जब वो आई तो उनकी एंग्जाइटी और उनका जो आतुरपन था वो काफ़ी जो है कंट्रोल्ड था, एंड शी वाज क्वाइट सेटिस्फाइड कि इतना सारा लिया हमने, पर फाइनली अब हमको थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अब आप उनके जनरल बिहेवियर में भी नोटिस कर रहे हैं कि दैट शी इज़ डूइंग बेटर। और जब भी आप काली ग्रुप के बारे में सोचें तो सबसे पहले वो बहुत एक्सप्रेसिव होना चाहिए, मतलब वो बात करे तो आंखें, आंखों का मोशन, नोज का मोशन, फेस का मोशन, मतलब
उसके चेहरे की हर एक मसल्स बोलनी चाहिए। ट्विचिंग और क्या बोलते हैं फ्लिकरिंग वगैरह, ये सब पेशेंट जो है बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस करता है। और जब आप मटिया मेडिका प्यूरा में से काली रेमेडी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्टलिंग एक सिम्टम है, मतलब वो सोता है तो भी वो चौंक जाता है, मतलब ये उसके मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि सोने में भी कुछ हो तो स्टार्टल करता है, चौंकता है। तो ये बिल्कुल, अगर आप काली के बारे में सोच रहे हैं तो स्टार्टलिंग आपको ज़रूर सोचनी चाहिए। और जितनी भी ग्रुप वाइज जो स्टडी होती है, जैसा पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम ग्रुप हो गया, कैल्शियम ग्रुप हो गया, या अदर रेमेडीज एज वेल, पल्सिटिला वगैरह हो गई, आप सोर्स बुक जैसा मटिया मेडिका प्यूरा से एक बार एक रीडिंग ज़रूर करें। वो इतना डिस्क्रिप्शन इतना प्रॉपर और अच्छा दिया हुआ है कि आप एक बार पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है आपको हर सिम्टम याद हो या आप और कंफ्यूज हो, अरे बाप रे ये भी है, अरे बाप रे ये भी, अब देना कैसा। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। वो जो बोल्ड में जो जितने भी सेंटेंस होते हैं जो हर बार प्रूविंग में कंफर्म हुए हैं, ज़्यादातर प्रूवर ने एक्सपीरियंस किया है, ये सारे जो हैं रूल इन रूल आउट सिम्टम्स होते हैं। जब आप जाके खोलकर देखेंगे तो आपको ये जो काली की पिक्चर है ये और क्लियर होगी। और फिर जब आप कोई भी पेशेंट वगैरह देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ पाएंगे। सो ये केस बहुत ज़्यादा इलैबोरेटिव नहीं था, बस क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ही ये रेमेडीज़ जो है मटिया मेडिका प्यूरा से जो है देखी थी, उसके बाद ही लकीली मैंने ये पोटेशियम वाले केसेस वगैरह भी थोड़ा बेहतर तरीके से समझना स्टार्ट किया। सो आप जितनी चीज़ें पढ़ते हैं, जितना देखते हैं, उतनी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। सो आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।